हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भूगोल का अध्याय 5 जल के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, प्रशांत महासागर की ठंडी धाराओं का वर्णन कीजिए। तो प्रशांत महासागर की ठंडी धारा में सबसे पहली धारा है क्यूराइल जलधारा। यह एक ठंडी जलधारा है जो बेरिंग जलडमरू मध्य से होती हुई दक्षिण के साइबेरिया के तट के साथ बहती है और क्यूराइल द्वीप समूह के निकट क्यूरोसीबो गर्म जलधारा से मिल जाती है। दूसरी ठंडी जलधारा है कैलिफोर्निया जलधारा। यहाँ ध्रुव से प्राप्त ठंडे जल के ऊपर उठने से उत्पन्न होती है। वस्तुतः यह उत्तरी प्रशांत प्रवाह शाखा का ही भाग है। और तीसरी है हम्बोल्ट अथवा पीरू जलधारा। पीरू जिसे पेरू भी कहा जाता है, तो यह एक ठंडे जल की धारा है और पेरू के समीप से पीरूनियन धारा कहा जाता है। सर्वप्रथम इसे हम्बोल्ट ने देखा था, अतः हम्बोल्ट धारा के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रश्न दूसरा है, ज्वार भाटा नौका संचालन को कैसे प्रभावित करते हैं? तो ज्वार के कारण जहाज बंदरगाह के तट तक पहुंच जाते हैं और भाटा के साथ वापस आ जाते हैं। ज्वार नदमुख या उथले समुद्रों में ज्वार की उत्ताल तरंगें जहाजों को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायता करती हैं। ज्वार भाटे से बंदरगाहों के तट एवं ज्वार नदमुख स्वच्छ होते रहते हैं, जिससे नौ संचालन, नौ मतलब होता है नौका संचालन, जो नाव वगैरह होती है, जहाजें होती है ना, तो नौ संचालन सुलभ हो जाता है। प्रश्न तीसरा है, अटलांटिक महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। तो अटलांटिक महासागर में इसमें यह नहीं कहा गया कि गर्म धाराओं का या ठंडी धाराओं का, इसलिए हम दोनों धाराओं का यहाँ वर्णन देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं, तो पहली धारा इसमें आती है विषुवतीय गर्म धारा। तो विषुवतीय गर्म धारा जो है, यह धारा विषुवत रेखा के समीप उत्तर में सनातन पवनों के प्रभाव से पूर्व अफ्रीका के तट से पश्चिमी द्वीप समूह तक बहती है। और दूसरी है गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। इस धारा की जो उत्पत्ति हुई है वह मैक्सिको खाड़ी में उत्तरी विषुवत रेखी धारा के पहुंचने से खाड़ी के जल स्तर में वृद्धि हो जाने से हुई है। इसकी गति लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। और यह धारा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर उत्तर की ओर बहती है। तीसरा है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो गल्फ स्ट्रीम पर पछुआ पवनों का प्रभाव होने से यह पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं, जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में बहती हैं। चौथी है कनारी ठंडी जलधारा। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर कनारी द्वीप तक पहुंचती है और यह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रभावित होती हुई उत्तरी विषुवतीय जलधारा से मिल जाती है। और पांचवी है लैब्राडोर ठंडी जलधारा। लैब्राडोर ठंडी जलधारा जो है, यह धारा उत्तरी ध्रुव सागर से आने के कारण ठंडी जलधारा है, जो ग्रीनलैंड के पश्चिम में बेफिन की खाड़ी में होकर न्यू फाउंडलैंड के निकट गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती हैं। अब है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो पहली इसमें है दक्षिणी विषुवतीय गर्म धारा, और यह धारा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण उत्पन्न होती है। यह धारा पश्चिमी अफ्रीका तथा पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका के तटों के मध्य प्रभावित होती है। फिर है आपकी विषुवतीय गर्म प्रतिधारा। यह भूमध्य रेखीय भाग में पश्चिम से पूर्वी की ओर चलती है। इसे गिनी धारा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी है ब्राजील की गर्म धारा। यह उच्च तापमान तथा उच्च लवणता वाली गर्म धारा है और यह दक्षिणी विषुवतीय धारा की दक्षिणी शाखा है। फाकलैंड ठंडी धारा। अंटार्कटिक सागर का ठंडा जल फाकलैंड धारा के रूप में दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर अर्जेंटीना तक प्रभावित होता है और इस धारा के द्वारा अंटार्कटिका क्षेत्र में हिमखंड दक्षिण अमेरिका तट तक लाए जाते हैं। और पांचवी है वेंगुला ठंडी
जलधारा। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रभावित होती है। उत्तर की ओर गिनी तट के निकट यह पश्चिम की ओर और दक्षिण विषुवत से मिल जाती है। तो इस तरीके से यह अटलांटिक की गर्म और ठंडी जलधाराएं देखी। अब प्रश्न चौथा है, महासागरों में तापमान एवं लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो जो महासागर है उसके तापमान में एवं लवणता के जो वितरण में प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो कौन कौन से हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला है अक्षांश। ठीक, तो सबसे पहला है अक्षांश। सामान्यतः भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण अर्थात ध्रुवों की ओर जाने पर जल का तापक्रम घटता जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर तिरछी होती जाती हैं और परिणाम स्वरूप सूर्य का जो ताप होता है की मात्रा भी ध्रुवों की ओर घटती जाती है। दूसरा है जल थल का असमान वितरण। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सुधार कर लीजिए, यहाँ पर 2 नंबर लिख लीजिएगा। तो जल थल का असमान वितरण। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण तापक्रम के वितरण में असमानता पाई जाती है। गर्म स्थल के संपर्क के कारण महासागर अधिक ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है। और ये हो जाएगा आपका नंबर 3। नंबर 3 है सागर की गहराई। तो सागर की जो गहराई होती है तो वह भी तापमान को प्रभावित करती है। नंबर 4 है सागर की लवणता। लवणता मतलब होता है खारापन, है ना। तो सागर की जो लवणता होती है वह भी क्या करती है, उसको प्रभावित करती है। इसी तरीके से आपका प्रचलित हवाएं और महासागरीय धाराएं, है ना। ये क्वेश्चन जो आपका 2 या 3 नंबर का आएगा तो हम इसमें से 3 पॉइंट का वर्णन कर सकते हैं। फिर है महासागरों में लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहला कारक इसमें दिया है बाष्पीकरण। तो बाष्पीकरण क्या मतलब क्या हुआ, ये जो समुद्र होते हैं, समुद्र का क्षेत्र होता है, तो समुद्र के क्षेत्र का या समुद्र के पानी का जितना अधिक बाष्पीकरण होगा, हम जानते हैं कि जो समुद्र होता है उसका पानी कैसा होता है, खारा होता है ना। और यदि पानी बाष्पीकरण होकर चला जाएगा, आसमान में चला जाएगा, बादलों में चला जाएगा, तो क्या बचेगा, नमक ही बचेगा, लवण बचेगा। तो इससे क्या होगा, समुद्र की लवणता अधिक हो जाएगी, है ना। दूसरा कारण है स्वच्छ जल की पूर्ति। तो वर्षा द्वारा जो जल की आपूर्ति की जाती है स्वच्छ जल की, तो अधिक मात्रा के कारण लवणता कम होती है। यदि अधिक वर्षा होगी तो लवणता कम होगी, कम वर्षा होगी तो लवणता अधिक हो जाएगी। वायु दाब तथा वायु दिशा। तो वायु का जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, और वायु की जो दिशा होती है वह भी महासागर में लवणता के वितरण को प्रभावित करती है। और सागरीय गतियां, तो सागर की जो गति होती है वह भी क्या करती है, लवणता को प्रभावित करती है। इन दोनों को मिलाकर ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 2 इसमें से हम लिख सकते हैं। प्रश्न 5वां है आपका, जल चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। सौर ऊर्जा से धरातल का जल वाष्प बनकर पवन के माध्यम से वायुमंडल में पहुंचता है और वाष्प ठंडी होकर धरातल पर जल के रूप में गिरती है। यह जल नदी नाले के माध्यम से समुद्र में पहुंचता है, पुनः वाष्पीकरण से वायुमंडल में पहुंचता है। यही क्रिया जल चक्र क्रिया कहलाती है। इसको हम चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। ये हमारी भूमि है, धरती है, जिसमें हम झील भी देखते हैं, है ना, भूमिगत जल भी होता है, सागर भी होते हैं। तो क्या होता है, जो सूर्य होता है, सूर्य के ताप से इन सभी का जो जल होता है वो क्या होता है, बाष्पीकरण होता रहता है। और बाष्पीकरण होकर क्या करेगा, ये बाष्पीकरण हुआ, होकर इकट्ठा हुआ, फिर संघनन हुआ, मतलब इकट्ठा हो गया। जब इकट्ठा हो जाता है तो इकट्ठा होकर ये बादल के रूप में बन जाता है ना। सभी नाम क्या कहते हैं, बाष्प बादलों के रूप में संघनन हो गया, संगठित हो गया। तो जब ये बादल के रूप में आता तो बादलों के भारी होने के कारण ये वर्षा कर देता है। क्या कर देता है, वर्षा कर देता है। तो ये वापस हमारे पास जल आ गया। फिर वही प्रक्रिया शुरू हुई, सूर्य के द्वारा बाष्पीकरण हुआ, संघनन हुआ, वर्षण हुआ, और ये फिर बारिश के कारण पानी हमें फिर से प्राप्त हो गया। और यही चक्र लगातार चलता रहता
हैं।